देखो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? डीएनए रेप्लिकेशन तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है हमारे पास वो किसका है भाई? ट्रांसक्रिप्शन का। तो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है। किसके अंदर? डीएनए। वो इंफॉर्मेशन कोड होके किसके अंदर आ जाती है? एमआरएनए के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आप इधर बैठ जाओ, थोड़ा सा इस रो में आ जाइए। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जो इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? डीएनए के अंदर। जैसा इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का। इस डीएनए से क्या बन गया है? ये एमआरएनए बन गया है। क्या बन गया है? एमआरएनए। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे कि एक ही स्टैंड से इंफॉर्मेशन क्या होती है? कोड होती है। ये जो स्टैंड है ना, जिसकी डायरेक्शन क्या है? 3' to 5'। इस स्टैंड का नाम क्या होता है? इस स्टैंड का नाम होता है टेम्पलेट स्टैंड। याद रखना इसको। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है? कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ द डीएनए इनटू, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? अगर मैं यूकैरियोट सेल्स की बात करूँ तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में। और अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये बेसिक बात है। अब देखिए, कई बार सवाल आ जाता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास डीएनए है, क्वेश्चन ये बनता है कि वाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कि मान लीजिए ये स्टैंड भी ट्रांसक्रिप्शन करे और ये स्टैंड भी ट्रांसक्रिप्शन करे, ठीक है। पीछे क्या बताया मैंने? सिर्फ एक स्टैंड क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है। अगर दोनों स्टैंड क्या बना दे? एमआरएनए बना दे। 5' to 3' वाले ने भी एक स्टैंड बना दिया एमआरएनए का। 3' to 5' वाले ने क्या बना दिया? तो कितने हमारे पास एमआरएनए बन गए? 2 बन गए। क्या बन गए? 2। और इन दोनों एमआरएनए के अंदर ये जो बेस पेयर है, क्या है? बेस पेयर। इनके अंदर अगर सीक्वेंस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जुड़ने से क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। जुड़ने से क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर सवाल पूछ लिया जाए ऐसे कि दोनों स्टैंड्स क्यों नहीं एमआरएनए बनाते, तो इसका आंसर ये है, अगर दोनों बनाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को लेकर। कई बार क्या होता है, एग्जाम में डायग्राम दे देंगे आपको, और उस डायग्राम में ये पूछ लेंगे कि ये क्या है, ये स्टैंड कौन सा है, ये यूनिट कौन सी है, ये यूनिट कौन सी है। तो एक्चुअल में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक का नाम क्या है? प्रमोटर। दूसरे का नाम क्या है? टर्मिनेटर। और तीसरे का नाम क्या? उनके बीच में जीन होता है जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये है हमारे पास डीएनए का एक स्टैंड, जिसकी डायरेक्शन क्या है? 3' to 5'। ये दूसरा स्टैंड हो गया जिसकी डायरेक्शन क्या है? 5' to 3' to 5' वाले को क्या कहेंगे हम? टेम्पलेट स्टैंड। क्या कहेंगे? और याद रखना, इसी के ऊपर क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए किसके ऊपर बनता है? टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर। इस स्टैंड को क्या कहेंगे हम? कोडिंग स्टैंड। ठीक है। अब यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोमोटर। क्या है ये? प्रोमोटर। ठीक है। प्रमोटर पे क्या बाइंड करता है? कौन सा एंजाइम बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम बाइंड करता है यहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज। इन एंजाइम्स की भी हम आगे बात करेंगे। क्या बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करता है। ठीक है। उसके बाद
जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे क्या बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, तो यहीं से क्या शुरू होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। ठीक है, समझ रहे हो, साथ साथ बना सकते हो आप इसको अगर चाहो तो। उसके बाद हमारे पास ये यूनिट है, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस यूनिट, टर्मिनेटर। ये वो रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंच के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है। ये एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, यहाँ पे प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते हैं, और याद रखना स्ट्रक्चरल जीन प्रोकैरियोट्स में होता है पॉलीसिस्टोनिक। कैसा होता है, पी फॉर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक, और यूकैरियोट्स में कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक। पॉली का मतलब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड करता है, मोनो का मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। ऐसे याद रखना, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, यू फॉर यूकैरियोट्स, मोनोसिस्टोनिक। कई बार एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और पूछा क्या गया था कि जो प्रमोटर रीजन है इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या, दिखने में हमें क्या है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ये 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट एंड, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बुक क्या लिखती है, 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड। इसको याद, क्योंकि जब हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं ना, तो पोजीशन की बात करेंगे तो हम हमेशा किसका रेफरेंस लेंगे, कोडिंग स्टैंड का। तो क्या होगी इसकी लोकेशन, 5' एंड अपस्ट्रीम कोडिंग स्टैंड। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है भाई, 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड। ये इसकी डायरेक्शन आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या भाई, स्ट्रक्चरल जीन्स किसके बीच में, प्रमोटर के बीच में और टर्मिनेटर के बीच में। और जैसा मैंने आपको बताया, मोनोसिस्टोनिक होता है किसमें, ये यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्टोनिक होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। ये डायग्राम आपको दे दिया पेपर में, सपोज 2 नंबर का, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का इस चैप्टर से, और 2 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। तो डायग्राम दे दिया, डायग्राम में ABC दे दिया, कुछ उससे रिलेटेड पूछ लिया, तो इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देख लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छा, अब जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सारा जो DNA वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो एंजाइम है हमारे पास, रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके लिए, DNA चाहिए और एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्या नाम होता है एंजाइम का, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्योंकि इस एंजाइम को, RNA पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए DNA का क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। और याद रखना प्रोकैरियोट्स के अंदर ये केवल एक ही टाइप का पाया जाता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट पॉलीमरेज एंजाइम इज ओनली ऑफ 1 टाइप। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा कौन सा, टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दे रखा है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ये पहला स्टेप है जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन। क्या कहते हैं, इस डायग्राम में देखिए आप, ये DNA 3' to 5', mRNA के कौन से स्टैंड पे बनना है, 3' to 5' पे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, RNA पॉलीमरेज। क्या है, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज के साथ क्या बाइंड करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, MCQ में बहुत बार पूछी जाती है। RNA पॉलीमरेज के ऊपर बाइंड करता है सिग्मा फैक्टर। क्या बाइंड करता है, और सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज को पकड़ के रास्ता दिखाता है कि आपको कहाँ पे जाके बाइंड करना है, प्रमोटर पे। ठीक है, ये सवाल आ गया।
समझ में आ गया? ऐसा सवाल आया कि सिग्मा फैक्टर का क्या रोल है। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है कि ये जगह है प्रमोटर, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, बाइंड करना। इज दैट क्लियर? तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इनिशिएशन। क्या लिखेंगे इसमें, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। और ये आप जानते हैं, जैसा मैंने पीछे भी बताया था, कि ये जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज हो चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, वो हमेशा पॉलीमराइज कौन सी डायरेक्शन में करते हैं, 5' to 3'। ठीक है भाई। अगर आपको ये डायग्राम आ गया तो आप इसको अपनी खुद की लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये था इनिशिएशन, प्रोसेस क्या हो गया, इनिशिएट हो गया। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन। क्या कहते हैं, इलोंगेशन। अब सिग्मा फैक्टर निकल लिया अपना काम करके, प्रमोटर पे छोड़ गया आरएनए पॉलीमरेज को और वहां से निकल गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पे बाइंड किया था, यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से कहाँ पहुंच गया, आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, तोड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये किसको यूज करेगा, ये यूज करेगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को। किसको, क्योंकि वो सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, इसको क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। क्या बनाना है, बनाना किसको है, आरएनए पॉलीमरेज को। तो आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, आरएनए एक्चुअल में होता क्या, इट इज पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये वहां से किसको उठाता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को उठाता है और जोड़ता हुआ क्या बना देता है, आरएनए की चेन बना। ये बढ़ता जा रहा है, कुछ समय के बाद ये चेन क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद ये चेन और लेंदी हो जाएगी। ये चेन क्या हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और ये इलोंगेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये चेन अचानक से इतनी नहीं बनी आरएनए की, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन। लिखना क्या है इलोंगेशन प्रोसेस में, कि जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो किसको तोड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। किसको पिकअप करेगा, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को, जो कि किसका काम कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को। और जोड़ता हुआ इनको क्या बना देगा, आरएनए की चेन बना देगा। और याद रखना, ये आरएनए जो है ये इसी के साथ चिपका रहता है। ये जो आरएनए बन रहा है, आरएनए की जो चेन बन रही है, ये किसी के साथ, किसके साथ बाइंड रहती है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या रहती है, ये बाइंड रहती है। देखिए, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए रिमेन्स बाइंड्स टू द, और इलोंगेट होती हुई जा रही है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे कौन सा रीजन है, टर्मिनेट। कौन सा रीजन है, टर्मिनेट। अब टर्मिनेटर रीजन आने पर क्या होगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। देखो कहाँ पहुंच चुका है आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा रीजन था ये, टर्मिनेटर। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुंचा था, इसके साथ अब एक फैक्टर आया जिसका नाम है, क्या गया, रो फैक्टर। ऐसी बात तो गलत, क्या बाइंड हो गया भाई यहाँ पे, रो फैक्टर। ठीक है। रो फैक्टर क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर किस लिए आया था, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पे जोड़ने के लिए आया था, कि आपको यहां से शुरुआत करना। रो फैक्टर किस लिए आया है, रो फैक्टर कह रहा है कि भैया हम कहाँ पहुंच चुके हैं, टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचे। जैसे रेलगाड़ी, ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, तो उसको वहां पे जाके रुकना है। तो आरएनए पॉलीमरेज का अंतिम पड़ाव क्या था, टर्मिनेटर रीजन, वहां पहुंच गया। कौन सा फैक्टर बाइंड किया, रो फैक्टर। ठीक है। और ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से क्या कर देता है, निकल देता है, और जो चेन बनी है आरएनए की वो भी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका डायग्राम आप ठीक से पढ़ लेना और अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। ये सारी बात मैंने आपको बता दी। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर का क्या रोल है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे,
कि प्रोकैरियोट्स के केस में, इसके केस में जो आरएनए बना है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। क्या होता है, फंक्शनल होता है। ठीक है, फंक्शनल का मतलब इसमें किसी प्रकार की हमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही एमआरएनए बन के तैयार हुआ है उसके साथ ही किसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, ट्रांसलेशन। किसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? इस डायग्राम को सभी बच्चे आराम से एक बार बना के देख लेंगे, समझ लेंगे इसको, और ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम किसके अंदर, अब ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं कौन सी सेल के अंदर, यूकैरियोट्स। देखिए यूकैरियोट सेल्स के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो जीन्स हैं उनके अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है, स्प्लिट अरेंजमेंट होता है। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। व्हाट इज स्प्लिट अरेंजमेंट ऑफ जीन्स? यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन है उसमें एक्सॉन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स। फिर क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन। फिर क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स। फिर क्या प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिट। एक्सॉन क्या करता है, कोड करता है। इंट्रॉन्स कोड नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गई बात? जबकि ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है, स्प्लिट है। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम होगी। तो जो चीज किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करी है, इंट्रॉन्स कोड नहीं कर रहा, तो इसको यहां से निकालना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स। कितने टाइप का है, 3 टाइप। वहां पे कितने टाइप का था, यहाँ पे बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और मैंने आपको इसको याद रखने का एक सिंपल सा सूत्र बताया था, रहना है तेरे साथ साथ। आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए कोड करता है, आरआरएनए के लिए। किसके लिए, याद रख लेना, रहना, रह, आरआरएनए है। आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए कोड करता है, एचएनआरएनए के लिए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसके लिए कोड करता है, तेरे, टीआरएनए। और उसके बाद एसएनआरएनए 7, और इसके बाद आ जाता है 5S आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। रहना है तेरे साथ साथ, रहना आरआरएनए है, एचएनआरएनए तेरे, टीआरएनए साथ साथ, एसएनआरएनए एंड 5S। एंड इसको भाई अच्छे से याद कर लेना, ये सवाल आ सकता है। अब देखो बात वही है लगभग लगभग से कि प्रोसेस उसमें किस तरह से हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2। ये सवाल 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जहां पे आप डायग्राम भी बना सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखिए यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। क्या हो गया है, प्रोसेस वही है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हो गया, ये मान लिया। क्या हो गया, टर्मिनेशन। ये कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। इसने जो आरएनए बनाया है इसको हम क्या नाम देते हैं, एचएनआरएनए। क्या नाम देते हैं, एचएनआरएनए का मतलब होता है हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या नाम होता है, हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और इसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। लिख के देख सकते हो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एचएनआरएनए को क्या कहते हैं,
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हमें क्या करना है, क्या करना है बोलो, मॉडिफिकेशन। इसका नाम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्यों पड़ा है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एचएनआरएनए बना है उसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। और इसमें 3 स्टेप है भैया। कितने स्टेप हैं? पहला स्टेप है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिंग। क्या कहते हैं? अब यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, अगर ये सब्जेक्टिव में नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कैपिंग कौन से एंड पर होती है? एचएनआरएनए के कौन से एंड पर होती है? 5' एंड पे। कैपिंग में हम क्या करते हैं, एक टोपी पहनाते हैं एचएनआरएनए को। किसकी टोपी पहनाते हैं? MgPP। व्हाट इज MgPP? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको लिख के देख लो आप, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन से एंड पर? 5' एंड पे। कौन से एंड पर भाई? 5' एंड पे। क्या करते हैं हम? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक कैप पहना देते हैं। इस कैप का अपना रोल होता है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? टेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलिंग। टेलिंग में क्या, टेलिंग कौन से एंड पर हो रही है, ये भी याद रखना। कौन से एंड पर हो रही है? 3' एंड पे। इस पर क्या करते हैं हम? 3' एंड पर एक पॉली ए टेल। इसका मतलब होता है इस एंड पर हम करीब करीब 20 से लेकर 300 एडेनिन, कितने? 20 से लेकर 300, 20 to 300 एडेनिन। एडेनिन समझते हो, बेस पे। उसको हम क्या कर देते हैं, इसकी टेल पर जोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन। क्या कहते हैं? पॉली एडिनाइलेशन। समझ गए? मतलब कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा। ये वेरी करता है। क्या करता है? ये वेरी करता है। आप गूगल करेंगे तो वेरी करता है। इसमें एनसीईआरटी में कितना लिख रखा है? 200 से 300। तो मैक्सिमम कितना हो गया? ठीक है, ये लिख दिया 200 से 300। एनसीईआरटी फॉलो कर लेते हैं, गूगल करेंगे तो 20 से 300 तक रहता है। 200 से 300 एडेनिन रेजिड्यू क्या कर दिया हमने यहाँ पे, जोड़ दिया। इसका मतलब समझ में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? पॉली एडिनाइल। पॉली का मतलब बहुत सारे, एडिनाइलेशन का मतलब एडेनिन को जोड़ते हुए चले गए। 2 स्टेप हो गए, कैपिंग एंड टेलिंग। तीसरा जो स्टेप है उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। ये जो एचएनआरएनए इसके अंदर भाई आप ये पार्ट देख रहे हो, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इंट्रॉन्स। क्या कह रहे हैं? इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या नाम होता है? दे आर आल्सो नोन एज इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। इसको, जबकि इसका कोई काम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस पे इनको हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा। तो ये जो सर्कल से स्ट्रक्चर लगे हुए हैं इनको स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ये स्प्लाइसियोसोम्स क्या करते हैं? इंट्रॉन्स वाली जगह पे क्या वर्क करते हैं भाई? जुड़ जाते हैं और इस इंट्रॉन्स को यहाँ से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लाइस। क्या कहते हैं? स्प्लाइस। आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, कैप लगा दी, टेल लगा दी, इंट्रॉन्स हटा दिए, और फाइनली हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास फंक्शनल एमआरएनए। क्या बन गया? फंक्शनल। समझ में आ गया? इस डायग्राम को ठीक से प्रैक्टिस कर लेना। इफ यू आर एबल टू मेक द डायग्राम प्रॉपरली यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स एंड एग्जामिनर विल गिव यू फुल मार्क्स। कितने स्टेप? कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइस। इज दैट क्लियर? आगे चलें। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास जेनेटिक कोड। ठीक है, यहां से भी जो मैं आपको कह रहा था कि इस चैप्टर से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है कि जो बेस पेयर की सीक्वेंस एमआरएनए के ऊपर है, इसके ऊपर है,
वही डिसाइड करेगी कि आपकी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी। सिंपल अगर भाषा में कहूँ मैं तो एमआरएनए से किसका बनना, प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो व्हाट इज जेनेटिक कोड, जो सीक्वेंस किसके ऊपर प्रेजेंट है, एमआरएनए के ऊपर, या जो कोडॉन्स एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और, ठीक है। अब कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड है, आप याद रख लेना, ये कंसेप्ट किसने दिया था, जॉर्ज गैमो। किसने, जॉर्ज गैमो। ये फिजिसिस्ट था, कोई फिजिक्स पढ़ने वाला। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने क्या अंदाजा लगाया कि हमारे पास बेस पेयर तो 4 है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, और कोड 3 बेस पेयर से मिलके बनता है। बेस पेयर 4 है, 3 बेस पेयर मिलके एक कोड बनाते हैं। तो इसने मैथमेटिक्स लगाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और 4 रेज टू द पावर 3 कर दिया। तो इसने बताया कि हमारे पास टोटल कितने कोडॉन्स हैं, 64। क्या है, ठीक है। फिर कुछ 3 नाम और आते हैं साइंटिस्ट के, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बड़ा रेयर आया है, फिर भी हम एनसीईआरटी में दिए हुए तो हर बात इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इस चैप्टर से मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 एमसीक्यू आने हैं, तो कहीं किसी कॉर्नर से सवाल आ गया तो उसको छोड़ना नहीं है। ये है अपने इंडियन साइंटिस्ट है, हालांकि विदेश में सेटल हो गए थे, हरगोविंद खुराना नाम है इनका। क्या नाम है, हरगोविंद। इन्होंने पहला आर्टिफिशियल जीन बनाया था। क्या बनाया था, पहला आर्टिफिशियल जीन। ठीक है, ही सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल विद द डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ। फिर दूसरा नाम आता है मार्शल नीरनबर्ग। क्या नाम आता है, मार्शल नीरनबर्ग ने क्या किया था, सेल फ्री सिस्टम में बिना सेल्स के इसने वो मेथड बना दिया जिससे प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक, हरगोविंद खुराना, समझ, खुराना मतलब इंडियन नाम है ना, पहला आर्टिफिशियल जीन। इसने सेल फ्री सिस्टम में कैसे प्रोटीन बनाते हैं। और ये है सीवियरो ओके, इसने एंजाइमेटिक सिंथेसिस किया। क्या किया इसने, एंजाइम का यूज करके। कौन से एंजाइम का यूज किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। और एंजाइम की मदद से क्या बना दिया इसने, आरएनए बना दिया। ये तीनों नाम एक बार लिख के देख लो। ठीक है, हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग और सीवियरो ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो आपकी कोडॉन की टेबल है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेबल मैंने आपको बताई थी कि कैसे बनानी है, ये टेबल बताई थी ना, क्योंकि कोड कितने लेटर से बना हुआ है, 3। कितने से, 3। और बेस पेयर कितने हैं हमारे पास, 4। बेस पेयर कितने हैं, 4। और एस क्या बताया था मैंने आपको, कैसे याद रखना है, अंकल चाची आ गई, यही बताया था। अंकल चाची आ गई, ये तो कौन सा लेटर हो गया, पहला। दूसरा, अंकल चाची आ गई, ये कौन सा हो गया, सेकंड। और ये कौन सा हो गया भाई, थर्ड। तो देखो, पहला यू यू, ये लिख लिया यू यू, और उसके बाद ये थर्ड आ जाएगा यू। तो इस तरह से आप ये पूरी की पूरी कोडॉन की टेबल बना लेंगे। अंकल चाची आ गई, उसमें से एक ले लेंगे, ऊपर अंकल चाची आ गई और इधर अंकल चाची आ गई। ठीक है, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड किया जाता है, नीट वगैरह में पूछ लेते हैं, कोड एग्जाम में अक्सर नहीं पूछा जाता है। फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा इसको हल्के से देख लेना है। और ये हैं अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड्स हैं ये, 20। ये फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, सीरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, ये अमीनो एसिड्स। तो जो बात आपको इनके बारे में याद रखनी है वो क्या बात है, जो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछी जाती है, जेनेटिक कोड की क्या विशेष बातें हैं, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स का मतलब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, क्या विशेषताएं हैं जेनेटिक कोड की। पहली क्या है भाई, जेनेटिक कोड क्या है, इट इज ट्रिपलेट इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपलेट, क्योंकि एक कोड 3 बेस पेयर से मिलके बना है। दूसरी बात क्या कही यहाँ पे,
कि 64 में से 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 61 तो क्या है, कोडिंग है, और 3 क्या है, नॉन कोडिंग है। 3 क्या है, जिनको हमने क्या कहा था जिनको स्टॉप कोडॉन। इनके ऊपर बहुत बार ये रट लेने हैं आपको। जो स्टॉप कोडॉन से वो कौन से हैं, अंकल, आंटी, आई, अंकल, आंटी गई, अंकल जाओ अब, यू यू ए जी एंड यू जी ए, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है। जहां पे भी ये स्टॉप कोडॉन्स आ गए, इसका मतलब वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा भाई, स्टॉप हो जाएगा। और आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये दे रखे यू ए यू ए जी एंड यू जी। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो ये तो हो गई जेनेटिक कोड की पहली खास बात। इसके ऊपर भी कई बार स्टॉप कोडॉन्स को लेकर सवाल आ सकता है। दूसरी खास बात क्या है जेनेटिक कोड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड इज एनएम्बी। देखो एम्बिगुअस वर्ड होता है जिसमें जैसे कोई आदमी बात कर रहा है और वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह रहा कि मैं कल आऊंगा नहीं आऊंगा, देयर इज नो क्लियरिटी इन हिज थॉट्स, वो तो हो गया एम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब स्पष्ट। जेनेटिक कोड क्या होता है, स्पष्ट। क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक कोडॉन केवल और केवल एक ही अमीनो एसिड के लिए क्या करता है, कोड करता है। ये क्या हो गया, अनएम्बिगुअस। वन कोडॉन कोड्स ओनली फॉर वन अमीनो एसिड। ए का मतलब, अब देखो यू 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 ये किसके लिए कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन के लिए। किसके लिए, कोई अनएम्बिगुअस हो गया, यू 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 कह रहा है भाई मैं तो केवल और केवल फिनाइल एलेनिन ही बनाता हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा अमीनो एसिड के लिए मैं कोड नहीं करता। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनएम्बिग्यूटी। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट या डीजेनरेसी। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, जैसे यहां देखिए कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, जैसे एसईआर का मतलब सीरीन। दिस अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 1 2 3 4 more than one codon. This is called degeneration of genetic code. समझ गए। गुलाब जामुन एक है, खाने वाले क्या हैं, 4 है, सबको वही खाना है, गुलाब जामुन एक है। सो देयर इज वन अमीनो एसिड which is coded by more than one codon. This is called degeneration of genetic code. उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी खास बात है उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। क्या है, यूनिवर्सल। जैसे 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है साइंटिफिक नेम क्या होता है पूरी दुनिया में, सेम होता है। जैसे आम का नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोडोन है, कौन सा ले लिया मैंने, यू यू, ये फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया में हो, चाहे वो प्रोटिस्टा में हो, चाहे वो फंगस में हो, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो एनिमल्स। ठीक है, सभी जीवों में यू 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 केवल और केवल फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस कहाँ मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोडोन्स होते हैं उनमें ये अपवाद है, और कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जहाँ पे एक्सेप्ट, अदरवाइज सभी जीवों में एक कोडोन सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से 3 नंबर का, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को लेकर बहुत बार सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनएम्बिग्यूटी, डीजेनरेसी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड। समझ गए, अच्छे से याद कर लेना, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद
नेक्स्ट क्या है कि जेनेटिक कोड जो होता है वो पंक्चुएशन लेस है। क्या है? पंक्चुएशन लेस। जब हम जेनेटिक कोड लिखते हैं एमआरएनए के ऊपर बेस पेयर लिखते हैं तो कहीं पे कोमा, कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं पे एस्टोपेस, कहीं पे कुछ नहीं लगाते हैं, उसको हम लगातार पढ़ते हैं। क्या करते हैं? इसका मतलब क्या है? ये पंक्चुएशन लेस। एनसीईआरटी में लिखा कॉन्टिग्यूअस मैनर, लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं। और भैया उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि हमारे पास जो AUG है ना, AUG ये जो कोडोन है इसके दो काम होते हैं। हाउ मेनी फंक्शन इट परफॉर्म्स? 2। वन इज इट इज किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन। और दूसरा ये स्टार्ट कोडोन होता है। क्या होता है? पहला जो कोडोन मिलेगा एमआरएनए के ऊपर जहां से ट्रांसलेशन शुरू होगा वो कौन सा होगा? AUG के दो काम हो गए। एक तो इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, दूसरा इट इज ए स्टार्ट कोडोन। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टॉप कोडोन, एक स्टार्ट कोडोन, और ये तीन प्रॉपर्टीज। आगे बढ़े। अब देखो यहां से सवाल कैसे आ सकता है, ये तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी पे पूछा जाए, इसके ऊपर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने ये एक सीक्वेंस लिख दी। क्या लिख दी? कितने कोडॉन्स? ये एमआरएनए है कोई। क्या है भाई? कोई एमआरएनए। कितने कोडॉन्स है इसके ऊपर? 20। कितने कोडॉन्स हैं? ठीक है, अलग अलग कलर से मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस एमआरएनए के द्वारा जो प्रोटीन बनेगी उसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे? कितने होंगे? टोटल कितने हैं ये? 19 क्यों होंगे भाई? क्योंकि लास्ट वाला क्या है? स्टॉप कोडोन है, और स्टॉप कोडोन किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है। ठीक है? अंधा होके ये मत कह देना कि लास्ट वाला स्टॉप कोडोन है। आपको कहीं बीच में भी सर्च कर लेना है। देखिए 1 से लेकर 20 तक कहीं बीच में तो स्टॉप कोडोन नहीं आ रहा है। अगर आ गया, अगर कोई स्टॉप कोडोन यहाँ पे आ गया तो वहीं पे रुक जाएगी। वो भी एक आगे मैं करवाऊंगा ऐसा सवाल। ठीक है? तो जितने कोडोन सवाल दे दिए, कितने कोडोन दिए हुए हैं उससे एक कम क्या बनेगा? अमीनो एसिड। ठीक? अब देखो इसी पैटर्न पे मैं दूसरा सवाल आपको करवा देता हूँ। जैसे ये सवाल दे दिया, इन एन एमआरएनए चेन देयर आर 23 कोडॉन्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन? कितने कोडॉन्स? तो अमीनो एसिड कितने होंगे? 20। ठीक? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप अपने लेवल पे करके बताएंगे मुझे। ये आपको एक एमआरएनए की चेन दे दी है। ठीक है? इस चेन में मैं कहता हूं कि जो 39th पोजीशन पर जो बेस है, क्या है? 39th पोजीशन का जो बेस, एक सिंगल बेस, वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया, बदल गया है। क्या है 39 पर भाई? जी। और इसकी जगह क्या आ गया? जी की जगह ए आ गया। क्या था ये? यू जी जी। क्या हो गया ये? यू जी ए। तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? टॉप कोडोन आ गया, तो प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पे रुक जाएगा। और जितनी इसमें क्या होंगी? कौन से नंबर पर है ये? 13 नंबर पर। तो इसमें अमीनो एसिड की नंबर क्या होगा? क्लियर? इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ठीक से एक बार समझ लें। उसके बाद देखिए एमआरएनए की जरूरत पड़ती है हमें। किसकी जरूरत पड़ती है? एमआरएनए। किसमें? प्रोटीन के। और आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। आरएनए में क्या, आरएनए एक्चुअल में क्या है पहले बता चुके हम। आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए में बेस पेयर कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से बनता है। कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए कितने टाइप के हमारे पास? ये कौन सा? एमआरएनए।
mRNA जो होता है वो स्ट्रक्चर में कैसा होता है, सीधा होता है, लेकिन सब आरएनएज में सबसे लंबा होता है। ठीक है, और सेल में कितना प्रेजेंट होता है, ये 5%। ये mRNA का स्ट्रक्चर है। क्या ये अभी पढ़ा हमने, पीछे बनाया था ना एचआरएनए से mRNA। तो शुरू में क्या होती है, कैप, अंत में क्या होती है, टेल, बीच में क्या होता है, कोडिंग रीजन। यहाँ पे कौन सा कोडॉन मिलेगा, AUG। यहाँ पे क्या मिलेगा, टॉप कोडॉन, अंकल आंटी आई, अंकल आंटी आई, अंकल जाओ अब। और यहाँ पे आपको मिलेगी, कोई भी कोडॉन मिल सकता है आपको यहाँ पे। कई बार एक नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है, व्हाट इज यूटीआर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यूटीआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर, यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। दिया हुआ एनसीईआरटी में, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या भाई इसका अर्थ, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसका क्या काम है, ये ट्रांसलेशन को, प्रोसेस को एफिशिएंट तरीके से करवाने में मदद करता है। ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अच्छी तरह से होने में या करवाने में क्या करता है, अपना अहम योगदान देता है। ठीक है, और ये है भाई हमारे पास आरआरएनए, वाइल्ड होता है, और ज्यादा सेल में कौन सा पाया जाता है, आरआरएनए। इसका काम क्या है, आरएनए किसके साथ मिलके, प्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाता है, क्या बनाता है, व्हाट इज दिस, राइबोसोम। क्या बनाता है, ये इसका रोल होता है। यहाँ से सवाल नहीं आता, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक, तीसरे टाइप का जो आरएनए, उसका नाम क्या है, टीआरएनए। देखिए, जेनेटिक कोड की खोज होने से पहले ही साइंटिस्ट को पता था कि एक आरएनए है जिसको हम कहते हैं एसआरएनए। एस का मतलब होता है सोल्यूबल। क्या मतलब होता है, तो टीआरएनए को पहले क्या कहा जाता था, सोल्यूबल आरएनए, क्या कहा जाता था। और इसकी खोज किसने की थी, फ्रांसिस क्रिक ने। वही फ्रांसिस क्रिक जिसने क्या खोज किया था, सेंट्रल डोग्मा। क्या खोज किया था, सेंट्रल डोग्मा। अब इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है, ये सवाल भी आता है। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने एक सिरे पर क्या लेके चलता है। देखिए, मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूँ, फिर वापस आएंगे। ये टीआरएनए अपने एक सिरे पर ये क्या लेके चलता है, अमीनो एसिड। ठीक है, और दूसरे सिरे पर, दूसरे छोर पर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर एंटीकोडॉन लूप। क्या प्रेजेंट होता है, उस एंटीकोडॉन लूप पर जो बेस पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसके साथ बाइंड करते हैं, आरएनए के साथ। किसके साथ, तो कहने का मतलब ये है कि एक छोर पर तो अमीनो एसिड लेता है, और दूसरे छोर पर उस अमीनो एसिड का जो कोरस्पोंडिंग कोडोन होता है, किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर, उसको ये क्या करता है, रीड करता है। क्या करता है, मान लीजिए मैं एक टीआरएनए हूं, क्या हूं, मेरे सर पर एक मटका रखा हुआ पानी का, उसमें, उस मटके में कौन सा अमीनो एसिड है, मिथियोनिन। क्या है, तो मेरे पैर कहाँ पे टिके होंगे, कौन से कोडॉन पर टिके होंगे, AUG पर। किस पर, मैं क्या हूं, टीआरएनए। सर पे कौन सा अमीनो एसिड, मैं किस पे खड़ा हूंगा, AUG किस पे है, एमआरएनए। ये काम होता है किसका, टीआरएनए। इसलिए टीआरएनए को क्या कहते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, पिछली स्लाइड पे चलते हैं। ये भी कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। वैसे तो टीआरएनए सबसे छोटा होता है सेल में, इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइक। ये दिख रहा है आपको, कैसा, क्लोवर। क्लोवर एक प्लांट होता है, पिप्तिया प्लांट बोलते हैं हिंदी में उसको, इसके पत्ते ऐसे होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, एस सी, ऐसे याद रख लेना है, एस सी।
सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, एस का मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सी का मतलब क्लोवर लीफ, ये होता है। और टीआरएनए का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड एल शेप, ये तो होता है सीधा एल, और ये कैसा होता है, इन्वर्टेड एल। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया भैया, इन्वर्टेड एल, टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टीएल, टीएल का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट, टोटल आरबीसी, टीएल, टीएल समझ गए। तो ये दोनों याद रखना है। एससी सुप्रीम कोर्ट, सेकेंडरी क्लोवर, और टर्सरी कैसा हो गया, इन्वर्टेड एल शेप। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, कुछ नहीं करना आपको, दो ऐसे डॉक्टर जैसे करते हैं ना, इस तरह से कर बना ले, और इसके ऊपर ये लगा दे लूप, इसके ऊपर ये लूप लगा दे, यहाँ पे तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे आप इसमें। ठीक है भाई, बना लेंगे या नहीं। अब इस स्ट्रक्चर में या तो पूछा जाए या आपको पेपर में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि लेबल करो इसको, तो ये कौन सा लूप है, कौन सा लूप है भाई, टी लूप। कौन सा लूप है ये, टी लूप। ये कौन सा लूप है भाई, टी लूप। ये एक्चुअल में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, क्या है ये कौन सा एंड होता है इसका, 5 डैश एंड। कौन सा, 5 डैश। ये कौन सा एंड है, 3 डैश एंड पे ये बेस पेयर लगे होते हैं, सी सी ए एच। यहाँ पे क्या बाइंड करता है, इस जगह पे टीआरएनए के साथ क्या बाइंड करता है, अमीनो एसिड। तो ये कौन सी साइट हो गई, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट होगी यहाँ पे, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट या बाइंडिंग। ठीक है, और कहाँ पे बाइंड करेगा अमीनो एसिड, 3 डैश एंड पर। कौन से एंड पर, 3 डैश एंड पर। ठीक, ये कौन सा लूप है, टी लूप। टी लूप के साथ क्या बाइंड करता है, राइबोसोम। क्या बाइंड करता है, राइबोसोम। डी लूप के साथ क्या बाइंड करता है, एंजाइम। उस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या बाइंड करता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और ये कौन सी आर्म है भाई, इसका नाम क्या होता है, वेरिएबल आर्म। क्या नाम होता है इसका, इसका कोई काम नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज इट्स फंक्शन, अननोन फंक्शन। ये लूप कौन सा है भाई इशू, ये लूप कौन सा है, इस लूप को हम कौन सा लूप कहेंगे, एंटी कोडोन लूप। कौन सा लूप कहेंगे, एंटी कोडोन लूप। और ये क्या है हमारे पास, एमआरएनए। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, 5 डैश टू 3 डैश। एमआरएनए की क्या होती है, 5 डैश टू 3 डैश। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, बेस पेयर, जिनको हम क्या कहते हैं, कोडॉन्स। क्या कहते हैं, कोडॉन। यहां पे मैं कहता हूं, मान लीजिए AUG है, इस पे कोडॉन क्या है, AUG। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि एंटी कोडॉन पर बेस पेयर क्या होंगे। यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या होगा, T नहीं होगा, T की जगह क्या होगा, U। यहाँ पे U है तो यहाँ पे क्या होगा, A। यहाँ पे G है तो क्या होगा, T। क्या होगा। और आपसे ये पूछ लिया, बताओ यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सा है, AUG किसके लिए कोड करता है, तो कौन सा अमीनो एसिड कैरी कर रहा है ये, मिथियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड कैरी कर रहा है, मिथियोनिन। अगर मान लीजिए मैं ये कह देता हूं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है U U U, तो यहाँ पे कोडोन, एंटी कोडोन क्या होगा यहाँ पे, A। और यहाँ पे भैया अमीनो एसिड कौन सा होगा, कौन सा अमीनो एसिड होगा, PHE। PHE का मतलब फिनाइल एलेनिन। क्या होगा, ये डायग्राम समझ में आ गया। ये टीआरएनए का क्लोवर शेप स्ट्रक्चर है, जो RW होली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। SC सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। किसके ऊपर? ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? एमआरएनए से क्या बनना? प्रोटीन। सेंट्रल डोग्मा यही तो कहता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पीछे ध्यान दो भाई। ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए हमें? एमआरएनए चाहिए। और क्या चाहिए? टीआरएनए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एंजाइम, जिसका नाम क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक। एक एंजाइम और चाहिए जो मैंने नहीं लिखा है, उसका नाम होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। क्या नाम होता है उस एंजाइम का? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। और चाहिए हमें मैग्नीशियम आयन। क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन, जो किसको जोड़ने के लिए चाहिए? एमआरएनए की सब यूनिट्स। ये तो रिक्वायरमेंट है। क्या है ये? देखिए ध्यान से समझिए। जैसा हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा कि उसमें भी 3 स्टेप थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इसमें भी कितने स्टेप होते हैं? वही, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन से पहले क्या होते हैं? देखो मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो क्या हो, यूकैरियोट। इस बात को समझ लीजिए आप। मान लीजिए मैं कहता हूं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस है, और ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ट्रांसलेशन का प्रोसेस दोनों में सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? सेल के साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड। क्योंकि हमें मालूम है कि अमीनो एसिड्स को ही जोड़ जोड़ के हमें क्या बनानी है? प्रोटीन। और ट्रांसलेशन के प्रोसेस का मकसद क्या है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन किससे बनेगी? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कहाँ जुड़ेंगे? टीआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर? टीआरएनए। तो सबसे पहले हमें अमीनो एसिड्स को क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सपोज वी हैव टू कुक द सब्जी बनानी है, तो सबसे पहले हमें किसको एक्टिवेट करना पड़ता है? ऑयल को। हम फ्राई पैन में क्या डालते हैं? ऑयल। उसको गर्म करते हैं तभी तो एक्टिवेट होता है। तो अमीनो एसिड्स को क्या कर रहे हैं हम? एक्टिवेट। लेकिन एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए हमें? एटीपी, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? और वही एंजाइम जिसका मैंने जिक्र पहले किया है, जिसको क्या कहते हैं? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। एटीपी टूटेगी और किसके साथ जुड़ जाएगी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट निकल गए, कितना बच गया? 1। तो क्या बन गया ये? अमीनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसके साथ क्या जुड़ गया? ये एंजाइम जुड़ गया। क्या जुड़ गया? सीधा सा मतलब है अमीनो एसिड को हमने एटीपी की मदद से क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं रहती तो सीधा कह देंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड। फिर इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे? पीछे बताया मैंने, किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे इसको? बोलो किसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पे। जो अमीनो एसिड हमने क्या किया है? जो अमीनो एसिड हमने एक्टिवेट किया है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। देखो अब क्या किया हमने? अमीनो एसिड को क्या कर लिया? एक्टिवेट कर लिया, और उसको किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया हमने? टीआरएनए। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। जो चार्ज, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था उसको हमने कहाँ पहुंचा दिया? टीआरएनए को पहुंचा दिया। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? अमीनो एसाइलेशन। क्या कहलाता है? ठीक है, हमारा काम शुरू हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? समझना, इसको बड़े ध्यान से समझना। कहाँ होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस? सेल के साइटो। ये एक सेल मान ली हमने। क्या मान ली? सेल। ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म। प्रोसेस क्या करना है हमें? शुरू करना है। देखिए
प्रोटीन बनने से पहले, क्या बनने पहले से, ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले राइबोसोम की दोनों यूनिट एक दूसरे से अलग अलग होती है। दोनों यूनिट एक दूसरे से ये कब जुड़ती है, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये क्या है, एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कोडॉन्स, जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन से अमीनो एसिड जुड़ेंगे। ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग है। ये तो है शुरुआत की कंडीशन। तो सबसे पहले क्या करें, हम इनको आपस में जोड़ दें। लेकिन ये जो एमआरएनए है ये सबसे पहले कौन सी सब यूनिट से जुड़ेगा, स्मॉल सब। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए एमआरएनए किसके साथ जुड़ गया, स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब जैसे ही एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ता है, जो लार्ज सब यूनिट है वो भी क्या करती है, इसके साथ आके जुड़ जाएगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ भाई, एमआरएनए जुड़ा किसके साथ, स्मॉल सब, लार्ज सब यूनिट भी आके इसके साथ जुड़ गए। लेकिन इन दोनों को जोड़ने में किसका रोल होता है, मैग्नीशियम आयन, किसका। और जो लार्ज सब यूनिट है इसमें 3 साइट पाई जाती है। कितनी साइट मिलती है, 3। कौन कौन सी, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, एमिनो एसाइल साइट। पी का मतलब क्या होता है, पेप्टाइडल साइट। और ई का मतलब एग्जिट साइट। इस साइट पर 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस साइट पे क्या आएगा, चार्ज टीआरएनए आके लैंड करेगा। इस साइड से क्या होगा, टीआरएनए निकल लेगा। क्या कर लेगा, टीआरएनए निकल लेगा। समझ में आ गई बात, ये चीज समझ में आ गई आप। कौन सी साइड के ऊपर, लार्ज सब यूनिट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, 3 साइट्स प्रेजेंट। तीनों के नाम सुन, EPA। अब देखो क्या होगा, समझिए, ध्यान से समझिए इसको। ये हमारे पास क्या है, ये ग्रीन कलर में जो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एमआरएनए। ये एमआरएनए के ऊपर क्या है, ये कोडॉन्स है। क्या है ये, कोडॉन। सबसे पहला चार्ज टीआरएनए कौन सी साइड पर आकर गिरेगा, पी साइड पर। याद रखना, पी साइड पर आकर लैंड करता है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है इनिशिएटर कोडॉन कौन सा होता है, AU। जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, AUG। क्योंकि AUG किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन। और मिथ्योनिन क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन। गिर गया भाई। ठीक है, ये टीआरएनए दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है, ये अमीनो एसिड नंबर 1। इसने पी साइड को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। अब क्या होगा, अब दूसरा चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पर आकर लैंड करेगा, ए साइट पर। आ रहा है, ये आ गया। और इसके ऊपर क्या कर गया, देखिए इस स्लाइड में देखिए, ये ऑक्यूपाई हो गई थी, ए साइट भी क्या होगी, ऑक्यूपाई। पी वाली साइट भी ऑक्यूपाई होगी, ए वाली साइट भी क्या होगी, ऑक्यूपाई। ई वाली क्या है, खाली है। इसके ऊपर भी अमीनो एसिड है, इसके ऊपर भी अमीनो एसिड है। ठीक है, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। क्या बन जाएगा, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि ये दोनों क्या है, अमीनो एसिड है। इनके बीच में क्या बन गया भाई, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, कौन से एंजाइम ने बनाया, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। शुरू में बताया था मैं, कौन सा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ठीक, यहाँ पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, UU। ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन। तो ये आपको मालूम है यहाँ कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा, फिनाइल एलानाइन। इसके और इसके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। इसने क्या कहा कि मैं अपना भार तुझे सौंप के जा रहा हूं, मैं तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ, निकलने वाला। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों नहीं, अब तुम्हारे हवाले मिथियोनिन साथी। साथियों भी नहीं, साथी है इसका ही। अब तुम्हारे हवाले मिथियोनिन साथी, और मैं चला यहाँ से। इसने इसको अपना अमीनो एसिड दे दिया और ये यहाँ से
निकल के कौन सी साइड पे आ गया, लेकिन याद रखना राइबोसोम भी क्या करता है, एमआरएनए के ऊपर क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव। कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, 5'2, ये इनिशिएशन हो लिया। अब कौन सा प्रोसेस चल रहा है, इलोंगेशन। कौन सा प्रोसेस चल रहा है, इलोंगेशन। आगे देखिए आगे क्या होता है, इसको समझिए। ये बड़ा, कई बार पेपर में यही स्लाइड दे देते हैं आपको, यही डायग्राम दे देते हैं और यहीं से सवाल पूछ लेते हैं। ये एमआरएनए 5'2 3'। राइबोसोम कैसे मूव कर रहा है, 5'2 3'। देखिए पिछले वाली स्लाइड में क्या देखा था आपने, मिथ्योनिन किसको दे दिया उसने, आगे वाले को। इसके पास कितने हो गए, तो ये कौन सी साइड पर आ गया था, ई साइड पर, एग्जिट साइड पर। ठीक है, एग्जिट साइड से क्या कर लिया, ये निकल लिया। ए साइड क्या होगी, खाली होगी। अब कौन सा चार्ज टीआरएनए आया, तीसरा। तीसरा आके कहाँ गिरेगा, ए साइड पर। कहाँ पे गिरेगा, ए साइड। राइबोसोम कैसे मूव कर रहा है, इस तरफ। देखिए पहले एयूजी इधर था, एयूजी किधर आ गया, उधर आ गया। यू कहाँ था पहले, यहाँ पे था, ये इधर। इसका मतलब राइबोसोम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कहाँ पे पहुंच गए थे हम, तीसरा चार्ज टीआरएनए यहाँ पे आके क्या करेगा, लैंड करेगा। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि इसके पास क्या थे, ऑलरेडी इसके सर पे क्या थे, 2 अमीनो एसिड थे। एक कौन सा था, ये कौन सा था, मिथियोनिन। ये कौन सा था, फिनाइलएलेनिन। ये इसको बोला कि भाई मेरे पास 2 है, मुझे निकलना है, इसने इसको दे दिया। तो 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसने अपना भार इसको दे दिया और ये चल पड़ा किसकी तरफ, ई साइड की तरफ। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। नया आता रहेगा, ये वाला इसको ट्रांसफर कर देगा, ये यहाँ से क्या होगा, निकलता रहेगा। राइबोसोम क्या करता रहेगा भैया, मूव करता रहेगा। राइबोसोम क्या करता रहेगा, मूव। और इस चेन की लेंथ क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये डायग्राम समझ गए। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, नया आ रहा है, ये वाला इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला यहाँ से निकल रहा है, और ये चेन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलोंगेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलोंगेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये कहां जाके रुकेगा, कहां जाके रुकेगा, देखो अब आ गया है इसका पड़ाव। ठीक है, राइबोसोम क्या कर रहा है, एमआरएनए के ऊपर मूव कर रहा है, और यहाँ पे कौन से कोडॉन्स आ गए, स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी चार्ज टीआरएनए नहीं होता। स्टॉप कोडॉन किसी के लिए कोड ही नहीं करेगा, तो उसके लिए कोई भी कोग्नेट टीआरएनए नहीं होता। कई बार ये वर्ड यूज कर लेते हैं, व्हाट इज कोग्नेट टीआरएनए। कोग्नेट का मतलब जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार को पहचानते हो, कोग्निशन, रिकॉग्निशन। तो ऐसा कोई टीआरएनए नहीं है जो इन कोडॉन्स को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब क्या होगा, इस ए साइट पर क्या बाइंड करेगा, आरएफ। आरएफ का मतलब रिलीजिंग फैक्टर। क्या बाइंड करेगा भाई, रिलीजिंग फैक्टर। और ये सारी की सारी जो असेंबली है ये डिसमेंटल हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अलग। क्या होगा देखिए, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन हटली, लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट दोनों अलग हो गए। एमआरएनए क्या हो गया, अलग हो। रिलीजिंग फैक्टर भी क्या हो गया, समझ गए। इज दैट क्लियर। आप इसको अगर सवाल पेपर में आता है तो ये डायग्राम आप बना, ये वाला डायग्राम आप बता सकते हैं। दिस डायग्राम, ये डायग्राम पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इनिशिएशन भी आ लिया, इलोंगेशन भी आ लिया, और उसके बाद में टर्मिनेशन का अलग से आपको। वैसे पेपर में ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर टाइप में एक्सप्लेनेटरी नोट में नहीं आता, क्योंकि ये एक सिक्वेंशियल चीज़ है, तो सारे डायग्राम्स इसमें नहीं बनते हैं। बट फिर भी जो बेसिक बातें हैं उसमें आपको याद रखनी है। ये क्या है, ये क्या है,
ये क्या है और ये क्या है, ये कौन सी साइट्स है, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़े। ये था ट्रांसलेशन का प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपकी बॉडी में कुछ चल रहा है, वो सब जीन एक्सप्रेशन है। हम जिंदा हैं, हम कुछ फील कर पा रहे हैं, हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, वो हम तो कहते हैं ना कि भाई सब कुछ भगवान चला रहा है। तो अगर आप जीन को भगवान मान ले तो इसका मतलब हमारी बॉडी का भगवान क्या है, जीन, जो सेल के न्यूक्लियस में डीएनए के ऊपर है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमारा जीन एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस का मतलब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। वो प्रोटीन एंजाइम हो सकती है, हार्मोन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम एक जाइगोट थे, जाइगोट से क्या बने, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बने, फीटस, फीटस से हमारा जन्म हुआ और हमारी बॉडी है। ये सब जीन एक्सप्रेशन की वजह से है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। कोई सेल मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरा जीन एक्सप्रेस कर रहा है। अगर मुझे लगता है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए नहीं बोलना है, तो जो मेरा जीन काम कर रहा था वो क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी स्विच ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और अगर मुझे बोलना है तो वो क्या हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन को हम कहां कहां पे रोक सकते हैं, रेगुलेट कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो स्पीड बढ़ा देंगे, स्लो पहुंचना है तो स्पीड घटा देंगे। तो जीन एक्सप्रेशन जो है उसको कितने लेवल्स पर हम रोक सकते हैं। ये पहला लेवल है भैया, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम नहीं चाहते तो हम यहाँ पे रोक सकते हैं, रोक सकते हैं ना। तो ये तो हो गया पहला लेवल जहाँ पे हम जीन रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए ये एमआरएनए बनकर, एमआरएनए ना बनकर क्या बन रहा है, एचएनआरएनए, और हम इस एचएनआरएनए को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, ना तो टेलिंग कर रहे हैं ना कैपिंग कर रहे हैं, तो क्या ये एमआरएनए बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो दूसरा लेवल ये हो गया जिसको हमने क्या कहा था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे भी रोक सकते हैं। मान लीजिए यहाँ तक हो गया, तो ये बाहर आ रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये न्यूक्लियस से कहाँ बाहर आ रहा है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे भी रोक सकते हैं, इसको हम बाहर ही ना आने दें। या मान लीजिए बाहर भी आ गया, तो अब ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन। यहाँ पे भी रोक सकते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन को 4 जगह पे हम रोक सकते हैं। पहला लेवल कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तीसरा, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और चौथा कौन सा भैया, ट्रांसलेशन लेवल। इस पे सवाल नहीं आता, बट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लैक ओपेरॉन नाम का एक मॉडल दिया, क्या समझाने के लिए, कि जीन का रेगुलेशन, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, जीन जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम कैसे स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। और इस बात को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसका नाम क्या है, लैक ओपेरॉन। क्या नाम है, किसने दिया था, जैकब एंड मोनेड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, किसने दिया था, जैकब एंड मोनेड। कौन से ऑर्गेनिज्म में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इकोलाई के अंदर। किसके अंदर, यहाँ पे भैया लैक का मतलब है लैक्टोज। क्या मतलब है, लैक्टोज। लैक्टोज 2 चीजों से मिलके बनी हुई, एक डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड का मतलब शुगर है। 2 चीजों से मिलके बनती है, गैलेक्टोज से और किससे, ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ओपेरॉन, ओपेरॉन वर्ड क्या होता है, ओपेरॉन का मतलब समझ लें आप, व्हाट इज ओपेरॉन। डीएनए का एक सेगमेंट है। क्या है, डीएनए का एक, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या एक ओपेरॉन है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स मिलकर आपस में एक दूसरे की मदद करके, कोऑर्डिनेट करके एक मेटाबॉलिक पाथवे को या तो बंद करवा देते हैं या
शुरू करवा देते। वो क्या होता है? ओपेरॉन। ओपेरॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच मैनी जीन्स work together in a coordinated way to perform a metabolic process, to carry out a metabolic process। ये ओपेरॉन का डायग्राम है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसमें ये कौन सा जीन है बोलो? आई का मतलब कौन सा जीन? रेगुलेटर जीन। कौन सा जीन? रेगुलेटर जीन। पी का मतलब प्रमोटर जीन। कौन सा जीन? जहां पे कौन सा एंजाइम बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम बाइंड करता है? ओ का मतलब ऑपरेटर। ओ का मतलब ऑपरेटर क्या करता है? प्रमोटर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और ये है भैया स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हम क्या कहते हैं? लैक जेड, लैक वाई एंड लैक, क्योंकि ये कौन सी सेल है? इकोलाई। तो इसमें कौन सा जीन होगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक। लैक जेड क्या बनाता है? मैंने आपको बताया था, जया को क्या था? ब्लड प्रेशर। हाँ, क्या था? ब्लड प्रेशर। लैक जेड कौन सा एंजाइम बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये कौन सा होता है? परमीएज। कौन सा? परमीएज। ये कौन सा होता है? ट्रांस एसिटाइलेज। कौन सा होता है? ये समझ में आ गया? ओपेरॉन। रेगुलेटर जीन क्या बनाता है? रिप्रेसर। क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या है? प्रमोटर। जहां पे क्या बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। ऑपरेटर किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? लैक जेड क्या बनाता है? बीटा। वाई क्या बनाता है? परमीज। ए क्या बनाता है? ट्रांस। ठीक है। अब ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इकोलाई के अंदर पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इकोलाई एक मीडियम के अंदर ग्रो कर रही है, और उस मीडियम में इकोलाई को खाने के लिए लैक्टोज है। खाने के लिए उसके पास क्या है? तो बोलो, इकोलाई अपने एंजाइम्स बनाएगी उस लैक्टोज को खाने के लिए? यस और नो? आप भूखे हैं, आपके सामने खाना है, तो आप खाना खाएंगे? यस। और आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में एंजाइम बनेंगे। इसका मतलब आपकी बॉडी में जीन्स क्या हो रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। आपके सामने खाना नहीं है, तो बताइए आपकी बॉडी में जीन का एक्सप्रेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि खाना ही नहीं है, तो जीन्स क्या नहीं करेंगे? एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो जिस मीडियम में इकोलाई ग्रो कर रही है, अगर वहां पे लैक्टोज है या लैक्टोज नहीं है? लैक्टोज है तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो दो कंडीशंस हम इसमें पढ़ते हैं। देखो, पहली कंडीशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। व्हाट इज इंड्यूसर हेयर? मीडियम में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज। ठीक है। आपको बहुत अच्छा डांस करना आता है, आप शादी के फंक्शन में भी गए हैं, वहाँ स्टेज भी है, आपका मनपसंद गाना भी चल रहा है, तो वो संगीत आपको क्या करेगा? इंड्यूस करेगा कि लेट्स हैव ए डांस। तो इंड्यूसर का मतलब जो इंड्यूस करता है, और इंड्यूसर क्या है यहाँ पे? लैक्टोज। तो देखो, इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या है यहाँ पे? लैक्टोज। ये कौन सा जीन था? रेगुलेटरी जीन। इसने क्या बनाया? एमआरएनए बनाया। एमआरएनए से क्या बना? रिप्रेसर। क्या बना? इस रिप्रेसर का काम है क्या है? ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड करके उसको क्या कर देना? ब्लॉक कर देना। लेकिन क्या हुआ? इंड्यूसर ने रिप्रेसर को पकड़ लिया। क्या कर लिया? कि मैं तुझे यहाँ पे जाने नहीं दूंगा। तो रिप्रेसर क्या हो गया? इनएक्टिव। रिप्रेसर कहाँ नहीं पहुंच पाया? ऑपरेटर पे नहीं पहुंच पाया, तो ये ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। इसके साथ कौन सा एंजाइम बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंचेगा? जेड पे पहुंचेगा। जेड पे पहुंचेगा तो कौन सा एंजाइम बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ देगा। किसके अंदर? गैलेक्टोज के अंदर और ग्लूकोज के अंदर। यहाँ पहुंचा तो कौन सा एंजाइम बना? परमीएज। परमीएज क्या करेगा? परमीएज करेगा कि जो इकोलाई की सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है कि लैक्टोज जल्दी जल्दी से अंदर आओ। परमीएज क्या करता है?
परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। किसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है? सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, ताकि आसानी से लैक्टोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सके। और उसके बाद कौन सा भैया? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? जो लैक्टोज होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन बोलो एक्सप्रेस हो रहा है। क्या बनाया इसने? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बन गए? क्या बन गए? तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? स्विच ऑन। कौन सी कंडीशन हो गई? स्विच। डायग्राम को प्रैक्टिस कर ले। स्विच ऑन। और ये कौन सा रेगुलेशन कहलाता है? कौन सा रेगुलेशन कहलाता है? पॉजिटिव। कौन सा रेगुलेशन कहलाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इकोलाई को पता है मीडियम में लैक्टोज है तो एंजाइम बनाएगी। क्या करेगी? एंजाइम बनाएगी। इन केस मान लीजिए मीडियम में क्या है? इंड्यूसर नहीं है, लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज रेगुलेटर जीन ने क्या बनाया? रिप्रेसर बनाई, रिप्रेसर प्रोटीन बना दी। रिप्रेसर जाके किससे बाइंड हो गई? ऑपरेटर से। ऑपरेटर हो गया ब्लॉक। क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा एंजाइम बाइंड किया था? आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एंजाइम नहीं बनेंगे। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये है इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। लैक ऑपरेन क्या हो जाता है भाई? बोलो क्या हो जाता है? स्विच ऑफ। और ये कौन सा रेगुलेशन कहलाता है? कौन सा रेगुलेशन कहलाता है? नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात? दो टॉपिक और बच गए, जल्दी से इनको फिनिश कर लेते हैं, समय बहुत हो चुका है। एक है HGP और दूसरा है DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसमें कुछ मतलब फैक्ट्स ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग की बात कम है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखिए, ब्रीफली बता रहा हूँ मैं। शुरू कब हुआ था? 1990 में। खत्म कब हो गया था? लेकिन ऑफिशियली खत्म हुआ था, आप बाद में डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक, शुरू कब हुआ था? 1990 में। खत्म कब हुआ? कितने साल लग गए? लगभग 13 साल। लेकिन जो फाइनल फिनिशिंग हुई थी वो हुई थी मई 2006 में, जब पहले क्रोमोसोम की क्या हुई थी? सीक्वेंसिंग। ठीक है, किसने शुरू किया था? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और एक इनका इंस्टीट्यूट है NIH। NIH का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहां से शुरुआत हुई थी। किन किन देशों ने मदद की? एक तो वेलकम ट्रस्ट थी, कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम। और कुछ, ये तो इसका मेजर पार्टनर था। बहुत सारे देश थे, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और दूसरे देशों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में क्या की? मदद की। ठीक है, इस पे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। सवाल यहाँ पे आ सकता है कई बार कि इसको हम मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने का जो एक्सपेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $3। $3 लगते हैं एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में। हमारे अंदर टोटल बेस पेयर कितने? 3.3 × 10⁹ 3 बिलियन है हमारे पास। 3 बिलियन बेस पेयर है, तो टोटल खर्चा कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। बड़ा लंबा खर्चा है, बड़ा महंगा काम था, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट से जो भी हमारे पास डाटा आएगा, उस डाटा को अगर हम किताब में प्रिंट करने लगे तो कितनी किताबें चाहिए? 3300। ईच बुक मस्ट हैव 1000 पेजेस। और हर पेज में कितने लेटर्स होने चाहिए? इसलिए इसको क्या कहा गया? मेगा प्रोजेक्ट। खर्चा बहुत आया, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ी या डाटाबेस बनाना पड़ेगा। ये सवाल बहुत बार आता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बायो की एक नई ब्रांच निकल के आई जिसका नाम क्या था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हमें
क्या करना है, जो बायोलॉजिकल डाटा है उसका इंटरप्रिटेशन करना है। क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, और क्या करना है, उसको एनालाइज करना। ठीक है, आजकल आपको पता है एआई का जमाना है, आप डाटा डालिए कंप्यूटर में, वो आपको सारा एनालाइज करके दे देगा, डिटेल निकाल के दे देगा, कंक्लूजन बता देगा, सब कुछ बता देगा। तो ये किसकी देन है, HGP की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच निकल के आई थी इस प्रोजेक्ट की वजह से। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का भाई गोल क्या था, क्योंकि हम तो ह्यूमन के डीएनए से खेल रहे थे, जो कितना लंबा है, 2.2 मीटर, बेस पेयर कितने हैं, 6.6 10⁻⁹ या 3.3 10⁻⁹, इतने बेस पेयर्स हैं। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारे अंदर जीन्स कितने हैं। उस समय ये अंदाजा था कि 20 से 25 हजार जीन हमारे अंदर हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट, तो ये पता करना चाहते थे। दूसरा ये था कि जो जितने भी बेस पेयर्स हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर लेंगे, राइट। और उसके बाद ये था कि इस टेक्निक के बाद अगर हम डाटा को एनालाइज करने में कुछ सुधार कर सकते हैं तो वो सुधार हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फाइनली क्या था कि इस प्रोजेक्ट से जो जानकारी आएगी उस जानकारी को क्या हम मेडिकल के फील्ड में यूज कर सकते हैं, क्या हम एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज कर सकते हैं, या किसी दूसरे फील्ड में यूज कर सकते हैं, वो भी इसका उद्देश्य। फिर अगर कोई लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ गए, इथिकल, लीगल या सोशल इशू, किसी ने अगर कोई ऑब्जेक्शन किया तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, मेन मकसद तो क्या था कि जीन कितने, सीक्वेंस कितनी है, सीक्वेंस कैसी है, उसको पता करना था इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, कौन से मेथड फॉलो किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, इसके ऊपर कई बार सवाल आ सकता है। पहला मेथड था जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ESTS, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इस अप्रोच में क्या था, हमें उन सब जीन्स को क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था जो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बना रहा है, हमारा ने, तो इसको हमने टैग दे दिया कि भाई कर रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे बड़े ये जीन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। ये जीन बड़ा है, ये जीन छोटा है, इसको भी टैग कर दिया हमने। ठीक है, जैसे हमने किताब के अंदर उन पेजेस को टैग कर दिया जिनको हमें पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इस तरह से उन सीक्वेंस को हमने क्या कर लिया, पहचान लिया, जो किसके रूप में एक्सप्रेस हो रही है, mRNA के रूप में एक्सप्रेस हो रही है। और फिर ये पता लगा लिया कि ये जीन क्या बनाता है, आँख की प्रोटीन बनाता है, बालों का रंग बनाता है, या किसी के स्किन की शेप डिसाइड करता है, या किसी के अंदर इंसुलिन बनाता है, वो सारी चीज़ें हमने पता की। ये पहली अप्रोच थी जिसका नाम क्या था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक है, दूसरी जो अप्रोच थी जिसको हमने क्या कहा, सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्याख्या करना, या सिंपल वर्ड है एक्सप्लेन करना। क्या करना, जैसे सीक्वेंस में एक्सप्लेन करो, क्या करो, सीक्वेंस में। अब आपको पता है हमारा जो डीएनए है वो 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर है उसमें, यस और नो। तो हमने क्या किया, पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर लिया। क्या कर लिया, पूरे जीनोम को। जैसे आपके पास मान लीजिए कुछ देश के सिक्के हैं, अलग अलग देशों के आपके पास कॉइन्स हैं, इकट्ठे कर लिए सारे, उसके बाद आप उसमें से वो निकाल के रख रहे हैं जो आपके देश में चल सकते हैं। चल सकने का मतलब, जो चल सकता है इसका मतलब क्या है, वो काम का है, जो नहीं चल रहा इसका मतलब वो काम का, जो काम का है इसका मतलब वो कोडिंग है, और जो नहीं है वो क्या है, नॉन कोडिंग। तो हमने पूरे के पूरे जीनोम को क्या कर लिया, सीक्वेंस कर लिया, जिसमें कोडिंग सीक्वेंस भी थी और क्या थी। बाद में ये कहा कि कोडिंग वाली सीक्वेंस में, सुन लो भाई, बाद में ये कहा कि कोडिंग वाली सीक्वेंस में ये इस काम का है, ये इंसुलिन बना रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, ये आपके रेटिना में जो प्रोटीन है उसके लिए है, ये क्लोटिंग फैक्टर के लिए है। सबका हमने काम क्या कर लिया, पता कर लिया, और उस काम को
किस क्रोमोसोम पर कौन सा जीन है वो क्या कर दिया, उस क्रोमोसोम के साथ हमने जोड़ दिया। या इसके अलावा जो नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग का मतलब जो कोड नहीं कर रहा है उसके बारे में हमने क्या कर लिया, पता लगा लिया। और HGP में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो टेक्निक हमने यूज की थी उस टेक्निक का नाम क्या था, सीक्वेंस। यही वाली अप्रोच यूज की गई थी, याद कर लेना, कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सी अप्रोच यूज की गई थी, EST और सीक्वेंस एनोटेशन। प्रोसीजर क्या है इसका, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ HGP। ये क्या है हमारे पास, सेल। ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में क्या है भैया, DNA को क्या कर लिया हमने, यहां से निकाल लिया। DNA इज आइसोलेटेड। इस DNA को क्या किया हमने, कट कर दिया। किससे कट कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये DNA के क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए। क्या हो गए, इन फ्रेगमेंट्स की हमें बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, PCR। क्या करेंगे, PCR। या हम क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम इस फ्रेगमेंट की क्लोनिंग करना चाहते हैं, तो इस फ्रेगमेंट को हमने यहाँ जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे। इस फ्रेगमेंट की क्लोनिंग करना चाहते हैं, इसको यहाँ जोड़ दिया। ये जो दो आपको दिख रहे हैं इनको कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं इनको, ये इंपॉर्टेंट नाम है भैया, इनकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। व्हाट इज YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। लिख के देख लो इसको एक बार, YAC का मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और BAC का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। और एक्चुअल में क्या है, ये वेक्टर है। वेक्टर समझते हो, वही PBR 322 जो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। BAC का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल। इनके साथ इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ के होस्ट में डाल दिया। यहाँ पे ये होस्ट क्या है, इस होस्ट का नाम क्या है, ईस्ट। क्या नाम है, इसका नाम क्या है, ई कोलाई। क्या नाम है, इन दोनों को इनके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इस फ्रेगमेंट की और इस फ्रेगमेंट की क्या बन जाएगी, मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। ठीक है, इनकी हमने क्या बना ली, मल्टीपल कॉपीज। DNA निकाला, काटा, फ्रेगमेंट हुए, मल्टीपल कॉपीज बना ली। उसके बाद क्या किया, उसके बाद भैया हमारे पास एक मशीन होती है। ये मशीन कौन से साइंटिस्ट ने बनाई थी, NCERT बुक में लिखा हुआ है। उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक सेंगर, SANGER। क्या नाम था, फ्रेडरिक। उसने ये मशीन डेवलप की थी। अब जो फ्रेगमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं उन फ्रेगमेंट्स को किसके अंदर, मशीन, कौन सी मशीन में डालते हैं, ऑटोमेटेड सीक्वेंस। क्या नाम है इस मशीन का, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस। ये मशीन क्या करेगी, आप अपना ब्लड टेस्ट करते हो तो ब्लड की ड्रॉप ट्यूब में डाली, उस ऑटोमेटिक सेल काउंटर में डाली, सब कुछ बता देगी, RBC WBC प्लेटलेट्स ये वो बता देगी। उसमें ऐसा सिस्टम है। तो इस मशीन के अंदर ऐसा सिस्टम है कि ये उन सीक्वेंस में जो ओवरलैपिंग रीजन्स है उसके आधार पर हर फ्रेगमेंट को वो क्या करती जाएगी, जोड़ती हुई। तो ये मशीन का काम क्या है, फ्रेगमेंट डालो, ये उसको ओवरलैपिंग रीजन्स के आधार पर उस पूरी की पूरी सीक्वेंस को क्या कर देगी, एक डाटाबेस के रूप में जोड़ती हुई जाएगी। ठीक है, और फिर कौन सी सीक्वेंस कौन से क्रोमोसोम की है। ठीक है, जैसे हमें ये मालूम है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर कितने जीन है, 2968। तो वो सारी सीक्वेंस हम किसके ऊपर जाके लगाएंगे, क्रोमोसोम। तो कौन सी सीक्वेंस कौन से क्रोमोसोम्स की है उसके आधार पर हमने क्या कर दिया, हर क्रोमोसोम को दे दिया कि भाई ये तेरी सीक्वेंस। और जैसा मैंने आपको बताया, फाइनल जो कंप्लीशन था इस प्रोजेक्ट का वो कब हुआ था, 2006 में। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 बचा हुआ था क्योंकि उसके ऊपर जीन बहुत ज्यादा थे, 2968 जीन। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया। अब इस प्रोजेक्ट की
क्या हमारे पास आउटकम आई, इस प्रोजेक्ट ने हमें क्या दिया कि हमने 9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए तो हमारे पास क्या आया। पहली आउटकम क्या आई, ये पता लगा कि हमारे अंदर जो बेस पेयर है वो कितने हैं, 3164, या आप ऐसा कह सकते 3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। यही तो पढ़ा हमने शुरुआत में, 3.3 10 टू द पावर 9, 6.6 10 टू द पावर 9। ये तो कौन सी कंडीशन, हैप्लॉइड। ये कौन सी कंडीशन, ये पहली आउटकम आई। दूसरी आउटकम ये आई कि एक जो जीन होता है वो ऑन एन एवरेज 3000 बेस पेयर से मिलके बना है, ऑन एन एवरेज। उसके बाद जो सबसे बड़ा जीन है ह्यूमन के अंदर, उस जीन, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेमोरी बेस्ड, कि सीधा कि बच्चे को याद है या नहीं। सबसे बड़ा जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, 2.4 मिलियन बेसिस। ठीक, तीसरी आउटकम। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जीन्स हम अंदाजा लगा रहे थे 20 से 25,000, कितने आए हमारे पास, 30,000। ठीक है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये कहता है कि इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उनके डीएनए में 99.9% जो बेस पेयर्स है वो सभी में क्या है, सेम है। हम चाहे अपने आप को कुछ भी कहें, मैं वो, बट हमारे अंदर डीएनए 99.9% क्या है, सेम है। फिर इसने ये कहा कि फंक्शन ऑफ जितने भी जीन्स 30,000 बता रहे हैं उसमें से आधे जीन्स का फंक्शन हमें मालूम ही नहीं है क्या है, राइट। एंड लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। हमारा जो पूरा जीनोम है उसका 2% से भी कम ही हिस्सा ऐसा है जो प्रोटीन्स के लिए क्या करता है, कोड करता है। उसके बाद हमारे डीएनए के अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए दो तरह का वर्ड यूज होता है, एक तो होता है रिपीटेटिव डीएनए, एक होता है सैटेलाइट डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में क्या फर्क है, रिपीटेटिव डीएनए एक जर्नल वर्ड है, क्या एक जनरल वर्ड है, और सैटेलाइट डीएनए क्या है, एक स्पेसिफिक वर्ड। जैसे मैं कहता हूँ यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल्स, तो ये तो क्या हो गया, एक जनरल वर्ड हो गया, और मैं ये कहूँ यदुवंशी महेंद्रगढ़ ब्रांच, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। तो सैटेलाइट डीएनए क्या हो गया भाई, व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, स्पेसिफिक रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए का मतलब ये जनरल वर्ड है। तो हमारे डीएनए के अंदर बहुत सारी ऐसी सीक्वेंस है जो क्या है, अपने आप को बार बार रिपीट करती है, और वो 100 से 1000 बार क्या कर सकती है, अपने आप को रिपीट करती है, और उन सीक्वेंस का कोई भी काम नहीं होता है। उसके बाद ये बात बहुत बार एग्जाम्स में आती है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर जीन्स कितने हैं, 2968, और सबसे कम वाई के ऊपर कितने भैया, 23। ये इंपॉर्टेंट है कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट। ठीक है भाई। और एक बात और आती है कि हमारे डीएनए के अंदर 1.4 मिलियन, यहां से कंफ्यूज मत होना, ये तो था 2.4 मिलियन बेसिस से बना है क्या, डिस्ट्रोफिन। ये 1.4 मिलियन लोकेशन हमारे डीएनए के अंदर ऐसी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ खाली और खाली एक बेस पेयर का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे एक सीक्वेंस है आगे, लेकिन उसमें एक ही बेस पेयर अलग है, बाकी वो एग्जैक्टली वैसी है, जिसको हम कहते हैं एसएनपी। क्या कहते हैं जिसको, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो तकनीक है जिसकी मदद से हम दो इंडिविजुअल्स के या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के डीएनए में क्या कर सकते हैं, फर्क बता सकते हैं। तो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए के सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं और उनमें अंतर क्या है ये बता सकते हैं। किसने डेवलप की थी, ये नाम लिख के देख लो, डॉक्टर अलेक्स जेफरीज। व्हाट इज द नेम, डॉक्टर अलेक्स जेफरीज। ये है भाई इसके जनक।
ये आप देख सकते हैं, ये डीएनए फिंगरप्रिंट है किसी का भी। ये बैंड दिख रहे हैं आपको, ये किसके बैंड है? वीएनटीआर के। किसके बैंड है ये? वीएनटीआर। ठीक। अच्छा, ये टेक्निक किसके ऊपर आधारित है? दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द वीएनटीआर। व्हाट इज वीएनटीआर? देखो मैंने पीछे क्या कहा, हमारे डीएनए में बहुत सारी क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस, जो अपने आप को क्या कर रही है, बार बार रिपीट करे। व्हाट इज वीएनटीआर की फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। वेरिएबल का मतलब अलग अलग, नंबर का मतलब, टेंडम का मतलब होता है बार बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिठाई रखी हुई है, गुलाब जामुन, उसके बाद नेक्स्ट ट्रे में फिर गुलाब जामुन है, फिर गुलाब जामुन है, तो कितनी बार रिपीट हो गया गुलाब जामुन? 3 बार। अगर वही स्वीट्स बार बार रिपीट हो रही थी, इसका मतलब वो टेंडम रिपीट है। क्या वो? ठीक है। आगे बताऊंगा ये कौन से सैटेलाइट डीएनए की टाइप होती है, मिनी सैटेलाइट। इसकी तो ये क्या कहता है कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स को हम इसमें मार्कर के रूप में यूज करते हैं। इसके रूप में मार्कर, आपने पढ़ा था ना पीबीआर में 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, टीटीआर एंड एएमपी। तो यहाँ पे जो मार्कर है जिसकी मदद से हम 2 डीएनए में अंतर कर पा रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसमें 2 डीएनए के बीच में हम अंतर इसलिए कर पा रहे हैं कि दोनों लोगों के अंदर वीएनटीआर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका आधार क्या है? वीएनटीआर। और वीएनटीआर जो होता है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन का अलग अलग, हम सबका जो हम यहाँ बैठे हुए सबका क्या है, वीएनटीआर अलग अलग। ठीक है। जो क्लोजली रिलेटेड है, जैसे कजिन्स हो गए, पेरेंट्स डॉटर सन हो गए, जो क्लोजली रिलेटेड है, फैमिली के मेंबर्स हैं, उसके अंदर वीएनटीआर का नंबर क्या होता है, सिमिलर हो सकता है, सेम नहीं होता। क्या हो सकता है? सेम तो होगा जाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और जो वीएनटीआर होते हैं ना भैया, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, पास होते हैं। और ये मैंने बता दिया कि क्लोजली रिलेटिव्स में वीएनटीआर क्या होते हैं। अब जैसे ये एक क्रोमोजोम है, मान लीजिए ये मेरा कोई क्रोमोजोम है, ये आप में से किसी का क्रोमोजोम है, ये थर्ड पर्सन का क्रोमोजोम है। अब मेरे क्रोमोजोम पर ये वीएनटीआर है। देखो मैंने यहाँ सीक्वेंस लिखी हुई, दिख रही है आपको ये सीक्वेंस? क्या लिखा हुआ है? ACTTAT एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में बेस पेयर 11 से 60 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? यही सीक्वेंस फिर रिपीट कर रही है दूसरे नंबर पर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। तो इस सीक्वेंस ने कितनी बार अपने आप को रिपीट किया? 9 बार। और इस रिपीटेशन को हम कहते हैं टेंडम रिपीट। क्या कहते हैं? कि वही सीक्वेंस लगातार अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। मेरे अंदर वीएनटीआर कितने हैं? 9। दूसरे बच्चे में वीएनटीआर कितने हैं भाई? 7। तीसरे बच्चे में कितने हैं? 3। तो सबके अंदर वीएनटीआर क्या है, अलग। और यही इस टेक्निक का क्या है, आधार। ये जो सीक्वेंस है ना, ये किसी चीज के लिए भी कोड नहीं करती है, किसी चीज के लिए भी कोड नहीं करती। वीएनटीआर का फुल फॉर्म पता चल गया, किसके ऊपर आधारित पता चल गया। अब देखो कि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक की कुछ बेसिक बातें हम समझ लें। ये जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी पीपल है, एचजीपी ने क्या कहा कि 99.9% तो इन सब का डीएनए क्या है, सेम है। सिर्फ फर्क कितना है? 0. इसमें से मान लीजिए किसी एक पर्सन का कोई किसी एक पर्सन के साथ कोई वो हो जाता है, क्रिमिनल केस हो जाता है। सपोज दिस मैन हैज बीन मर्डर्ड। ठीक है। और इन सब पे शक है, इन सब पे क्या है, शक। तो 99.9% सबका डीएनए तो क्या है, सेम है। हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? ठीक है। और जब इसका मर्डर हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिला? हमें मिल गया हेयर, मिल गया। क्या मिल गया? हेयर मिल गया। अब उस हेयर के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, वो हम पता कर सकते हैं। तो हम कौन से डीएनए पे फोकस करेंगे? 0.1 के ऊपर। इसके ऊपर फोकस करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 0.1। और वो डीएनए क्या कहलाता है? रिपीटेटिव
डीएनए, जो किसी चीज के लिए भी कोड नहीं करता है। ठीक है, तो वो रिपीटेटिव डीएनए जो है आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है, जो रिपीटेटिव डीएनए है वो दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा, मिनी सैटेलाइट, दूसरा कौन सा, और उसका आधार क्या है, वो एडेनिन थाइमिन रेशो, मतलब ये बेस पेयर ज़्यादा है या ये बेस पेयर ज़्यादा है। दूसरा, उस रिपीटेटिव सीक्वेंस की लेंथ कितनी है और उसका नंबर क्या है। जैसे मैंने पीछे बताया ना, VNTR 10 है, 12 है, 2 है या 3 है, उसमें बेस पेयर कौन से ज़्यादा है, इसके आधार पर रिपीटेटिव डीएनए कितने प्रकार का होता है। रिपीटेटिव में फिर बता रहा हूँ कौन सी टर्म है, जनरल टर्म है, और स्पेसिफिक टर्म क्या होती है, सैटेलाइट डीएनए। कौन सा, ये कौन सा, और मिनी सैटेलाइट का एग्जांपल क्या है, VNTR। कोई आपसे पूछ ले, वैसे तो ये पूछा जाता नहीं है, फिर भी आपको ये याद रखना है कि VNTR किसकी टाइप है, मिनी सैटेलाइट, जिसमें बेस पेयर रिपीट हो रहे हैं। तो वो बेस पेयर की संख्या कितनी हो सकती है, 11 to 60। ठीक है, और ये करीब करीब 1000 बार ऐसे रिपीट हो सकते हैं। और ह्यूमन डीएनए में ऐसी रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी है, 30,000। माइक्रो में सीक्वेंस क्या होती है, छोटी होती है, 10 बेस पेयर से नीचे। ऐसी लोकेशंस इतनी हो सकती है, और हमारे अंदर 2 लाख माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, एग्जाम्स में ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि VNTR किसकी टाइप में आता है, मिनी सैटेलाइट। क्लियर। अब जब हम ये बैंड आएंगे ना इसके डीएनए के, जब हम 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बैंड्स बनाएंगे तो उसमें पीक्स आती हैं। क्या आती हैं, पीक्स। तो जो रिपीटेटिव डीएनए होता है और जीनोमिक डीएनए होता है, जैसे आपने क्या किया था, आपने मिचेल्सन एंड स्टेल वाले एक्सपेरिमेंट में एक टेक्निक यूज की थी ना, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो उसमें हैवी डीएनए कहाँ रह गया था, नीचे, और लाइट कहाँ गया था। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए को और जीनोमिक डीएनए को क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो जो बल्क डीएनए होता है उसकी पीक ज़्यादा बड़ी होती है, उसका बैंड थिक होता है, और जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसका पीक क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और VNTR की साइज इतनी हो सकती है 0.1 to 20 KB। एनसीईआरटी लिखती है, KB का मतलब होता है किलोबाइट। क्या होता है, किलोबाइट। ये जो उस इमेज में एक्सरे करेंगे ना, तो जो बैंड्स की साइज नजर आएगी उसकी साइज बताई गई यहाँ पे। प्रोसीजर पे आ जाते हैं हम। ये प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको ये प्रोसीजर। देखो क्या प्रोसीजर है, हमें क्राइम की जगह पर क्या मिल गया, कोई भी सैंपल मिल गया। वो हेयर फॉलिकल हो सकता है, सीमन सैंपल हो सकता है, ब्लड की ड्रॉप हो सकती है। कलेक्ट कर लिया, सेल से क्या निकाला, डीएनए। क्या निकाला भाई, डीएनए। डीएनए को कट किया कौन से एंजाइम से, क्या हो गए डीएनए के फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स को क्या किया हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या कर लिया, अलग कर लिया। क्या कर लिया, और डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या हो गए, अलग हो गए। किसके आधार पर, साइज के आधार पर। छोटे सेगमेंट दूर चले जाएंगे, लार्ज सेगमेंट इधर ही रह जाएंगे, जो आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, ये कौन सी चीज आपके पास आ गई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल प्लेट आ गई। जेल प्लेट के अंदर क्या है, यहाँ पे डीएनए। क्या ये, डीएनए। इस जेल प्लेट को हम किसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, ये जो येलो कलर की आपको ये मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रो सेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज नोन एज ए टेक्निक कॉल्ड साउदर्न ब्लोटिंग। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इस टेक्निक को, बोलो, साउदर्न ब्लोटिंग। क्या कहते हैं, साउदर्न ब्लोटिंग। हो गई साउदर्न ब्लोटिंग। उसके बाद हम इस नाइलॉन मेम्ब्रेन को एक मीडियम में डालते हैं, और इसमें क्या छोड़ देते हैं, प्रोब्स। क्या छोड़ देते हैं, प्रोब्स जाके
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? फिर हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करेंगे? ऑटो रेडियो। और ऑटो रेडियोग्राफी करने पर हमारे पास उस डीएनए सैंपल का क्या आ जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रीफली क्या कर रहे हैं हम, सैंपल से डीएनए निकाला, रेस्ट्रिक्शन से काटा, किस में लोड कर दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए के बैंड सेपरेट हो गए, जेल प्लेट से एगारोज प्लेट से किस पे ट्रांसफर कर दिया, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर, जिसको क्या कहा हमने, साउदर्न ब्लोटिंग। ठीक है, नाइलॉन मेम्ब्रेन को क्या किया, किसके साथ छोड़ दिया, प्रोब्स के साथ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम, हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑटो रेडियोग्राफी। क्या हो गया भाई, और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद एक्सरे करने पर ये हमें उस इंसान के डीएनए फिंगरप्रिंट्स आ गया, उसका डीएनए प्रोफाइल हो गया, जिसके ऊपर हमें ये शक है कि ये क्राइम इसने किया है। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया आपको। दो चीजें याद रखनी, एक तो कौन सी, साउदर्न ब्लॉटिंग, दूसरी कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भैया ये क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला है उसके फिंगरप्रिंट्स है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स, डीएनए के बैंड्स, और इन लोगों पे हमें शक है, सस्पेक्ट नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 2, सस्पेक्ट नंबर 3। सवाल ऐसा पेपर में आ सकता है, 2 साल पहले आया था ऐसा सवाल। बैंड्स दे रखे थे, यहाँ पे मैंने 3 दे रखे हैं, पेपर में 4, 5, 6 भी दिखा सकते हैं, और पूछेंगे कि बताओ इनमें से ये क्राइम किसने किया है। किसने किया है, 1 नंबर वाले ने, 2 नंबर वाले ने, या 3 नंबर वाले ने। आपके सामने मैंने लाइन भी खींच दी है, किसके बैंड ज्यादा मैच कर रहे हैं, बोलो। हाँ भाई, अक्षित, लो, किसके बैंड ज्यादा मैच कर रहे हैं, किस इंसान के बैंड ज्यादा मैच कर रहे हैं, सेकंड नंबर। तो हु इज द कल्प्रिट, सेकंड नंबर ने क्राइम किया। ठीक, दूसरा कोई मान लीजिए मैंने एक और दे दिया आपको कि इसमें बताओ ये बच्चा कौन सी माँ का है, पैटर्निटी डिस्प्यूट है। कौन सा डिस्प्यूट है, पैटर्निटी डिस्प्यूट है। इनमें से 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हॉस्पिटल में अभी अभी जन्म हुआ है, सभी बच्चे एक जैसे दिख रहे हैं, फिक्सिंग हो गई है बच्चों की, तो बताओ कौन सा बच्चा इस माँ का है। कौन सा बच्चा है, चाइल्ड नंबर 3 बिलोंग्स टू द मदर। ठीक है, ये पैटर्निटी डिस्प्यूट, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा है, इसको पैटर्निटी डिस्प्यूट में आ जाता है। पिछले वाला था कि किसने क्राइम किया है। इसके अलावा इसका क्या एप्लीकेशन है, ये तो मैंने बता दिया, फोरेंसिक साइंसेज में। दूसरा किसमें, पॉपुलेशन जो डाइवर्सिटी है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। और ये कौन सा डिस्प्यूट, पैटर्निटी डिस्प्यूट। तो इसके साथ भाई ये चैप्टर हमने मोटे तौर पर रिवाइज कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े पेशेंस से सुना इसको। थैंक यू।